का टॉपिक हम देखेंगे वाटर, यानी कि जल। क्या महत्वपूर्ण जल है और कितने सवाल यहाँ से बनते हुए आते हैं, क्योंकि देखिए चीज़ें सिर्फ आप लोगों को वही करवाई जाएंगी 100% जो आप लोगों के पेपर में सवाल जहाँ से आएगा, और यकीन मानिए सवाल यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा आलतू फालतू चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए जल को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल से जुड़ जाना, ताकि सभी प्रकार की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और क्लासेस समय से पहुंचती रहे। जल को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम वाटर कहते हैं। फॉर्मूला होता है इसका H2O, ठीक है। H2O से भी हम इसको जानते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा, हालांकि नॉर्मल है, सभी को पता होगा, क्योंकि B.Ed BTC आपने किए तो आप लोगों को पता ज़रूर होगा। महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, देखिए जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और पृथ्वी पर 71% जो है वो जल पाया जाता है, जबकि 29% जो है वो पृथ्वी पर स्थल पाया जाता है। यानी कि 100% अगर हम अर्थ को लें तो 71% हिस्से में जल रहता है और 29% स्थल रहता है। अब 71% जल तो है, पर क्या ये पूरा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। इस 71% जल को अगर हम देखें 100% में, तो इस 100% में से भी 3% जल सिर्फ ऐसा है जो हमारे पीने योग्य है, यानी कि जिसको हम पी सकते हैं। बाकी सभी जो जल हैं वो खारा जल है, यानी कि नमकीन जल है, ठीक है। तो आप लगा लीजिए कि 3% जल ही जो है वो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से आप लोगों को सोर्सेज मिल जाते हैं जल के? देखिए ज़मीन से आप लोग जल ले लेते हो, हैंड पंप्स लगे हुए होते हैं, ट्यूबवेल्स लगी हुई होती है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, और नदियाँ हैं हमारी जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, कुएँ हैं, नहरें हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि जल को जो है वो बचाना चाहिए, क्योंकि 3% जल ही है जो इस समय पर पीने योग्य आप लोगों के लिए है, ठीक है। और जल की बहुत से राज्यों में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो उसी के सिलसिले में अब यहाँ पर पूरी क्लास हमारी स्टार्ट होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, समझना, चीज़ों को समझना ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, सिर्फ समझ रहे हो ना, तो यहीं से आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो जल हमें कहाँ से मिलता है? तो देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं इसमें। झील से हमें जल मिलता है, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, गर्म, स्रोता और बावड़ी, ठीक है। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट आप लोगों को सीटेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक तो बावड़ी मिलता है और एक टाँका मिलता है, ठीक है। ये दो नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सीटेट के फेवरेट हैं, जहाँ से सवाल आप लोगों के लिए बनता है। बावड़ी के बारे में भी आप लोगों को आगे क्लास में बताऊंगा, और टाँका के बारे में भी आप लोगों को आगे क्लास में बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जो है वो जान लेते हैं। हर एक लाइन, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी क्लास में आप लोगों को लग रही हो तो, ठीक है। नोट है, जैसलमेर के राजा घड़सी, जैसलमेर के एक राजा थे जिनका नाम था घड़सी। इन्होंने 650 साल पहले घड़सीसर, ठीक है, घड़सीसर, अब इसमें ध्यान रखना है, घड़सीसर, ठीक है, बनवाए। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। यहाँ 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? घड़सीसर बनवाए, ठीक है, यानी कि जहाँ पर जल इकट्ठा होता है, इसलिए इन राजा का नाम भी घड़सीसर जो है वो, घड़सी जो है वो पड़ गया था, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया था कि यहाँ पर 9 तालाब जो है वो इन्होंने खुदवाए थे, और उन 9 तालाब के अंदर जल को जो है वो इकट्ठा करना था। एक तालाब दूसरे तालाब से कनेक्टेड जो है वो होता था, यानी कि जुड़ता था। अगर ऐसे तालाब है तो ये जुड़े हुए थे आपस में, यानी कि पानी जब इकट्ठा होता था तो सभी 9 के 9 तालाबों तक पानी जो है वो पहुंच जाता था। बारिश पड़ती थी या इधर उधर से भी इकट्ठा हुआ पानी जो तालाब में आता था, तो इन 9 तालाबों में वो पहुंच जाता था, ठीक है। ये इसलिए करवाया गया था कि ताकि जो है वो आप लोगों को हेल्प मिल सके, जब पानी की समस्या हो तो अब आप लोगों को पानी मिल सके। आप लोगों ने अपने गाँव में या कहीं देखा होगा कि तालाब बने हुए होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है। और अब देखिए जैसे अभी एक जल शक्ति मिशन जो है वो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा जो है चला है, उसमें क्या है, जितने भी हमारे तालाब हैं उनका पुनः जो है वो सफाई करवाना, उनके आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे लगवाना, और उसमें उसको और गहरा करके खोदना ताकि बरसात में पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए। ये दूसरा कारण बनता है हमारा कि जो हमारी धरती के जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि पानी जब इकट्ठा रहेगा वो रिश्ता हुआ नीचे जाएगा और धरती का वाटर लेवल भी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए सवाल यहाँ से बना है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इसके अंदर अल बरूनी। अल बरूनी हज़ारों साल पहले यह यात्री भारत आया, यह उज़्बेकिस्तान का था। सवाल बनता है कि अल बरूनी कहाँ का था, तो उज़्बेकिस्तान का था। यह सवाल बन सकता है कि उज़्बेकिस्तान से आने वाला जो यात्री था जिसने भारत की जल व्यवस्था, नहरों और तालाबों के बारे में अपनी किताब में लिखा, तो वो कौन थे? अल बरूनी थे, ठीक है। तो ये उज़्बेकिस्तान से आए थे। अल बरूनी ने भारत में उन्हें जो अच्छा लगा उसके बारे में लिखा। वो भारत आए, घूमे और उन्हें जो जो चीज़ें यहाँ के बारे में अच्छी लगी, जो जो चीज़ें उन्हें पसंद आई, उसके बारे में उन्होंने अपनी किताब में लिखा। और आज उनकी किताब से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि पहले क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर थे। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। बहुत बड़े पत्थर लोहे की मदद से तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ और लंबी कतारें होती हैं, यानी कि तालाब में नीचे पानी लेने जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। और चढ़ने और उतरने का रास्ता अलग अलग होता था, यानी चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग होती थी और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ अलग होती थी। इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बरूनी की किताब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी कि जब ये भारत आए तो ये एक तरीके से शॉक्ड रह गए देख करके कि भारत वालों ने किस तरीके से जल की व्यवस्था अपने यहाँ पर की हुई है। कितने सुंदर सुंदर तालाब बनाए हुए हैं, चबूतरे इतने सुंदर बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ वाले वो बनाए हुए हैं इन्होंने कि जिससे कि ये नीचे जाएं और पानी लेकर के ऊपर फिर आ सकें। तो ऐसी कलाकारी को उन्होंने अपनी किताब में लिखा और अपने यहाँ के लोगों को इसके बारे में बताया कि भारत में इस प्रकार से जो है वो जल का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। अगला टॉपिक है हमारा बूंद बूंद की कीमत। ये देखिए, ये जो है बूंद बूंद की कीमत या अल बरूनी, ये सारे जो है वो NCERT के ही टॉपिक हैं। अब बूंद बूंद की कीमत में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। पता है आप लोगों को, बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि राजस्थान साइड में तो बहुत कम और बहुत ज़्यादा समस्या रहती है पानी की समस्या ना हो, इसलिए वहाँ के लोग बूंद बूंद की कीमत जानते हैं। इसलिए तालाब, जोहड़, कुओं, टैंक, बावड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तालाब, जोहड़, कुआं, टैंक और बावड़ियों का इस्तेमाल वहाँ के लोग जो है वो करते हैं। बावड़ियाँ क्या होती थी? देखिए, इस तरीके का एक गड्ढा आप मान के चलिए होता था और यहाँ पर नीचे पानी जो है वो इकट्ठा रहता था और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो सीढ़ियों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था नीचे जाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो सीढ़ियाँ यहाँ पर होती थी नीचे जाने के लिए और एक तरफ से तो मतलब एक तरफ से तो नीचे चले जाते, दूसरी साइड से पानी भर के ऊपर आ जाते थे। तो इस तरीके से जो है ये बावड़ियाँ जो है वो यहाँ पर होती थी। अब मैं बता दूँ आप लोगों को टाँके के बारे में। तो टाँका देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से तो यहाँ पे ड्राइंग देखिए बनने वाली नहीं है। यहाँ पे छत है आप लोगों की, छत से आपने एक पाइप निकाला है जो कि छत का पानी को इकट्ठा करके एक नीचे आप लोगों ने टैंक बनाया है, इसको टाँका बोलते थे। इस टैंक के अंदर जो है वो सारा पानी इकट्ठा जो है वो हो जाता है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को जब पानी की ज़रूरत होती है तो आप लोग इस टाँके का ढक्कन खोल के यहाँ से पानी को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अदर आप पाइप की सुविधा या किसी भी सुविधा से पानी का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हो। तो ये तो आप लोगों का टाँका होता है और बावड़ी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। ये एक पानी संरक्षण करने के लिए पुराने ज़माने में बनाए जाते थे और टाँके तो अब भी बहुत से लोग घर पर बनवा देते हैं अपने, यानी कि एक तरीके का टैंक बनवा देते हैं कि जिसमें बारिश का पानी जो छत में इकट्ठा हो वो उस टैंक में इकट्ठा हो जाए और ज़रूरत पड़ने पर धुलाई के लिए, सफाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्योरीफाई करके आप लोग पीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पुराने समय में लोग एक साथ सफ़र करते थे, उनकी प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पर बावड़ियाँ बनवाई जाती थी, ठीक है। राजा महाराजाओं के समय पर ये सारी चीज़ें बनवाई जाती थी। और अब तो क्या होता है, देखिए आप लोग जहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी है, आप लोगों ने देखा होगा शहरों में जगह जगह सरकारी नल या फिर टंकी वाले नल जो है वो लगे हुए रहते हैं ताकि कोई बाहर से अचानक से उसे पानी मिल जाए। या फिर आप लोगों ने देखा होगा रोडवेज़ पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, पेट्रोल पम्प्स पे चले जाओ, हर जगह आप लोगों को पानी जो है वो मिल जाता है। तो पुराने समय पर बावड़ियाँ बनवाई जाती थी कि ताकि यात्रियों को पानी प्यास लगे तो वो पानी यहाँ से पी सके, ठीक है। नोट है 1986 में जोधपुर और आसपास में जब सूखा पड़ा था, यानी बारिश कम हुई थी, तब फिर से वहाँ के बावड़ियों को याद किया गया था और लोगों ने मिलकर बावड़ियों की साफ़ सफाई करनी शुरू करी थी।
और इसमें बताया जाता है कि 200 से ज़्यादा ट्रक मलबा जो है वो वहाँ से बावड़ियों से निकाला गया था। क्योंकि देखिए जब इस्तेमाल नहीं हो रहा था लोग क्या करते हैं, कचरा डालना शुरू कर देते हैं। आप लोग अपने आसपास ही देखो, कोई खाली जगह होगी तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे, कचरा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, जबकि डस्टबिन उनके पास में होगा नहीं, वहाँ डालना ज़रूर शुरू करेंगे। तो वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया था, बावड़ियाँ बंद हो चुकी थी। जब सूखा पड़ा लोगों को ध्यान आया कि बावड़ियों से ही हमें पानी मिल सकता है, तो पुनः उन्होंने बावड़ियों की सफाई करवाई और वहाँ से पानी लेना शुरू किया। उसके बाद जब फिर से वर्षा सही हुई, सारी चीज़ें सही हो गई, उन्होंने फिर से बावड़ियों को फिर से सूखा और गंदगी के लिए छोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से चीज़ें दोस्तों होती रहती हैं। अब आगे देखते हैं मृत सागर। मृत सागर के बारे में दोस्तों कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है और खारे जल वाला सागर है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनता है। देखो एक एक लाइन जो भी बताई है सब में सवाल बनता है। जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो अब तक हमने पढ़ के आए हैं वो हमारे क्या काम वहाँ पे आ रहा है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, ये उसकी खासियत है। ठीक है, इस सागर में हम डूबते नहीं हैं। देखिए नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और खारा पानी है। और डेड सी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, मृत सागर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर डूबता नहीं है इंसान। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, मुझे एग्जैक्ट ऐसा ध्यान नहीं है, एक मूवी के अंदर भी ये चीज़ दिखाई गई है, मृत सागर दिखाया गया है, जिसमें हीरो जो है वो समुद्र के सागर के ऊपर जो है वो दौड़ता हुआ चलता हुआ जाता है। वो किस कारण हो पाता है, वो इसी कारण जो है वो हो पाता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि यहाँ पर मनुष्य जो है वो, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो इसमें डूबती नहीं है। ठीक है, तो ये थी। आगे देखेंगे हम डांडी यात्रा। अब डांडी यात्रा को इसमें इसलिए ले लिया गया है क्योंकि नमक की जब बात हो रही है तो नमक से जुड़ी हुई डांडी यात्रा यहाँ पर है, जो कि आप लोगों ने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ी होगी। इसमें दोस्तों यह घटना 1930 की है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी डांडी मार्च यात्रा, जो कि 6/4 यानी कि 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। तो भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी। नमक पर भारी कर लगता था उस समय पर, यानी कि जो समुद्र किनारे लोग नमक बनाते थे उस पर रोक लगवा दी गई थी। ठीक है, और उस पर टैक्स जो है वो लगाना शुरू कर दिया था कि अगर आप लोग नमक बनाओगे तो आप पर भारी टैक्स लगेगा। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गए थे और उस पर रोक लग गई थी। तो अब वो क्या करते, तो वो मजबूर थे कि वो बाज़ार से बहुत महंगा नमक लेते थे और अंग्रेज़ ही नमक उस समय पर बना रहे थे, तो अंग्रेज़ों से नमक जो है वो ख़रीदना पड़ता था, जो जिस पर कि वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब लोग परेशान थे तो गांधी जी ने इस पर थोड़ा सोच विचार किया और सभी के हित के लिए जो है वो आगे आए और एक साथ मिलकर इसके अंदर अहमदाबाद से देखिए डांडी तक जो है वो पैदल यात्रा जो है वो शुरू की थी। ठीक है, इसी को हम डांडी यात्रा कहते हैं। अहमदाबाद से शुरू की थी। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, डांडी कहाँ है, वो भी गुजरात में। तो अहमदाबाद से शुरू करी थी उन्होंने डांडी के लिए ये यात्रा और समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा निकाली और इस कानून को ख़त्म करवाया था। ठीक है, इस कानून को इस यात्रा के बाद ख़त्म करवा दिया था, जिसके बाद से फिर लोगों को थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिली थी। ठीक है, तो ये था इसमें डांडी यात्रा के बारे में। तो दोस्तों यहीं पर हमारी आज की वीडियो एंड होती है और वाटर से रिलेटेड यानी कि जल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण सवाल थे वो आप लोगों को इसके अंदर करा है। इससे बाहर सवाल दोस्तों नहीं आता है, जितना मैंने ऑब्ज़र्व अभी तक सीटेट को किया है, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक आधा सवाल अगर थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है।